सबसे पहले तो आम आम जनता जो देखती है बिल्डर को, वो इस निगाह में देखती है कि बिल्डर आ गया तो मतलब पैसे की खान आ गई। मैं पॉजिटिव वे पे करता हूँ। सामने वाला क्या थिंक करता है वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। उन्होंने डायरेक्टली डाला था कि डीजीएस में जो पैसा लगा हो वो दाऊद का पैसा लगा हो। आपके पास तक भी कहीं ना कहीं से न्यूज़ गया होगा। ऐसे हर बिल्डर को या हर एक व्यक्ति को जब कोई आदमी बढ़ता है तो लोग बोलते हैं यहाँ से आया वहाँ से आया। लोग बोलते हैं गुरुजी सिर्फ और सिर्फ पैसे वालों के यहाँ ही जाते हैं। गुरुजी ये ऐसा पैसे नहीं वालों है। के, गरीबों के गुरुजी नहीं है। कैसे जाएंगे? जब आप पहुँच पाओगे, गुरुजी तक पहुँच पाओगे तब तो जाएंगे। महाराष्ट्र गवर्नमेंट मुख्यमंत्री राहत कोष में आपने 1 करोड़ रुपए पैसे दिए। एक्चुअली आप देखेंगे तो हम डीजीएस ग्रुप ने ना मार्केट में श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी और आपके रिश्ते बहुत अच्छे हैं। माना जाता है, ऐसा लोग बोलते हैं कि बागेश्वर महाराज का पैसा लगा हुआ है। बागेश्वर धाम गुरु जी नमस्कार, बिंदास बोल में मैं आया हूं आप लोग के सामने एक ऐसी शख्सियत के साथ जो कि बहुत ही स्ट्रगल लाइफ के साथ जुड़े हुए और मुंबई उपनगर ही नहीं, देश के अलग अलग कोने में अपना एक नाम बना के रखे हैं। मैं हम सबके बीच में उभरते हुए एक युवा, मैं युवा बोलूँ तो भी कम है, ऐसे शख्स जो मुंबई उपनगर, प्रयागराज, लखनऊ, यहाँ तक कि देश के अलग अलग जगह पे काफ़ी विख्यात है इनकी कीर्ति, इसलिए कि ये सक्सेसफुल कैसे हुए। बिंदास बोल का जैसा मानना है कि हम अपने चैनल पे हमेशा लोगों से बोलेंगे कि आप हमेशा बिंदास होकर बोलिए, आप हमेशा बातें कीजिए, क्योंकि आपकी बातों से हो सकता है कई युवा प्रेरित होंगे, आपकी बातों से हो सकता है कई व्यापारी प्रेरित होंगे और कुछ ना कुछ अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए करेंगे। तो ऐसे सक्सेस से मैं मिलाता हूं आपको जो डीजीएस ग्रुप के डायरेक्टर हैं मिस्टर ईश्वर देव शुक्ला। आपका स्वागत है बिंदास बोल विद गौरी शंकर में। बहुत बहुत धन्यवाद गौरी जी। आपने हमको आपके पास आपकी ब्रॉडकास्ट में हमको अपॉर्चुनिटी दी या हमें इस योग्य समझा कि हम लोग इस पे बिंदास बोल पे कुछ बातें कर सकते हैं या बातें होनी चाहिए। मैं भी, मेरे लिए भी ये पहली बार समझने की बात है कि ये बिंदास बोल क्या है। बताइए, बहुत अच्छा लगा मुझे आपके। भैया पहला तो ना मैं आपको बताऊं कि हम नॉर्मल जैसे लोग पॉडकास्ट करते हैं, उनका पॉडकास्ट करने का नज़रिया अलग होता है। हमारा जो एक कॉन्सेप्ट है कि हम एक अपने एक परिवार की तरह, एक भाई की तरह हम बिंदास सिर्फ बातें करेंगे, क्योंकि बहुत सी हिडन चीज़ें लोग रखते हैं, वो हम नहीं रख रहे हैं। हम सीधा बिंदास बातें करने के लिए रखे हैं कि हमारी बातें, हमारे बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों तक पता होनी चाहिए। क्या है कि जीवन एक ऐसी शैली है कि जहां हम पैदा होते हैं, उसके बाद अपना एजुकेशन करते करते एक बड़ा होते हैं, 80 साल, 90 साल, 100 साल के अंदर जीवन समाप्त हो जाती है और पता चलता है हमारी बहुत सी बातें हमारे मन में ही रह जाती है। मैं यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट जो लाया हूँ कि ऐसे बहुत से सक्सेसफुल लोग हैं जिन्होंने समाज के लिए, व्यापार के लिए, लोगों के लिए बहुत काम किया है, लेकिन उनकी बातें लोगों तक पता नहीं है। तो हम लोग इसको, भैया आप ब्रॉडकास्ट ना समझ के आप बिंदास बात कीजिए, उसी का नाम है बिंदास बोल विद गौरी शंकर। शुरुआत में आपसे करना चाहता हूं कि जैसा मुझे डेटा मिला है कि आपका जन्म तारीख है 15/10/1981 और आपकी जन्म धरती जो है वो कुंवरपट्टी मेजा है, प्रयागराज, और आप डीजीएस ग्रुप में एज ए डायरेक्टर हैं। आपकी कंपनी इस समय मुंबई, लखनऊ, प्रयागराज में काम कर रही है। मैं जीवन का, बचपन का एक परिचय आपसे खुद चाहता हूं कि आपके माध्यम से लोग सुने कि क्या है, लोगों को जो दिख रहा है ईश्वर देव शुक्ला, एक डीजीएस का जो फेम, जो एक चेहरा दिखता है, उनके बचपन की कहानियां, बचपन के बारे में आपके मुंह से ही सुनना चाहते हैं। बचपन गौरी भाई हमारा ऐसा है कि हम लोग बचपन में बहुत गरीब परिवार से थे और वो दिन और आज के दिन में हम लोग सोचते हैं कि जीवन में भगवान किसी को कुछ दे तो सबसे पहले गरीबों के यहाँ जन्म दे। गरीबी में जन्म होने से हम सबको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलती है जीवन में कुछ करके दिखाने का। और गरीब परिवार में जब हम जन्म लेते हैं या परवरिश होती है तो हमें अवसर मिलता है हर तकलीफ़ों को देखने का। और हमने बचपन से ये चीज़ों को देखा और सीखा है कि हर तकलीफ़ें, हर चैलेंजेस लाइफ की एक अपॉर्चुनिटी है आपको नए स्टेप पे पहुंचाने के लिए, नए अचीवमेंट हासिल करने के लिए। ये आपकी जीवन की अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, हम लोग बहुत ही गरीब परिवार से थे। परिवार गरीब नहीं बोलना चाहिए, मतलब ठीक ठाक गरीबी अपने जगह पे है, रहन सहन। हम लोग जब बॉम्बे आए, तो मैं पहली बार जब बॉम्बे आया तो लगभग मेरी 7 साल अवस्था थी
और मैं गांव से मेरी मम्मी को छोड़ के आया था, माता जी को छोड़ के आया था, तो मैं पिताजी के साथ यहाँ रहना था और बड़े भैया के साथ। तो जब मैं पहली बार स्लम में उतरा तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे गांव में, हमारे गांव में एकदम तुच्छ बैकवर्ड लोग रहते हैं, जो एकदम एकदम जैसे रहते हैं उस तरह का घर देख के मुझे बहुत अटपटा लगा कि कैसे हम लोग रहेंगे यहाँ पे। और मुझे याद है कि हम लोग जैसे कल्याण वगैरह क्रॉस करें तब से नाक दबाए दबाए गोरेगांव तक आए थे, मतलब इतनी बदबू थी। वो पहली बदबू को हमने ऐसा अडॉप्ट किया कि अभी वो खुशबू में कन्वर्ट हो गई। ये गरीबी का बहुत बड़ा टेस्ट था लाइफ का। और हमने बचपन की स्कूल यहाँ गोरेगांव में ज्वाइन की। मेरी स्कूलिंग पहाड़ी स्कूल में हुई। बाबूजी का सोर्स ऑफ इनकम वगैरह अच्छा था, लेकिन रहन सहन स्लम में था। पर उनका एक ऐसा इंटेंशन था कि बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ेंगे तो स्कूल ओरिजिनल है, अदरवाइज सब स्कूल बराबर नहीं होती है। तो म्यूनसिपाल्टी स्कूल में एडमिशन हुआ। पहला लाइफ का मेरे टेस्ट हुआ जब मैं स्कूल में एडमिशन लेने गया। तो मेरे गांव के प्राइमरी स्कूल के टीचर्स ने लिख के दिया था मेरे रिपोर्ट कार्ड पे कि 2 में पढ़ता था, वो जीविस टीचर ने लिखा होगा। हाँ। तो उन्होंने ना वर्तमान ना भविष्य दोनों डिक्लेयर नहीं किया कि मैं पास हो चुका हूँ कि फेल हो चुका हूँ। दूसरी में आप पास हो चुके हैं कि फेल हो वो चुके हैं? ये क्लियर नहीं था। हाँ। तो मुझे उन्होंने टेस्ट के लिए 2 फार्मूला लगाया। पहला फार्मूला मेरा ऐसा कान उल्टा पकड़ने को कहा कि आपका 6 साल क्रॉस हुआ है कि नहीं। तो मेरा कान क्रॉस किया तो बोले नहीं फर्स्ट से तो एलिजिबिलिटी है, सेकंड में ले सकते हैं। फिर बोले कि नहीं एलसी नहीं है, ये नहीं है, नहीं मिल पाएगा एडमिशन। फिर ऐसा बात साथ में हम निकलने लगे तो मैंने रिपोर्ट कार्ड पे लिखा जो था, उसके बाद मैंने लिखा मैंने प्रिंसिपल साहब को बोला सर नीचे लिखा भी दूसरी पास वर्डिंग में लिखा है, वो भी तो देखिए आप 2 में पढ़ता था लिखा है तो दूसरी पास लिखा भी है, आप उस पर क्यों नहीं गौर कर रहे हो। तो प्रिंसिपल मुझे देखने लगा, बोला अच्छा आप पूरा रिपोर्ट कार्ड पढ़ के सुनाओ। तो मैंने उनको पूरा रिपोर्ट कार्ड पढ़ के सुनाया तो उन्होंने मेरी दूसरी में एडमिशन ले ली, नहीं तो मुझे पहली में डाल रहे थे। तो मेरा 1 साल सेविंग हो गया उस समय। मतलब मैं वहाँ से निकला तो बाबूजी कहे कि हाँ अरे तू डरा नहीं प्रिंसिपल से, मुझे अच्छा लगा। तो उस समय मुझे वो बचपन की वो बात याद है कि मैं एकदम वेरी कॉन्फिडेंट, मैं किसी से कोई बात करने में बचपन से लेकर आज तक कभी डरा नहीं और मेरे अंदर डर नहीं है। और वो मेरे जीवन का वो पहला परिचय था कि जो मेरा 1 साल सेव किया, वहाँ से मेरा सरप्लस लाइफ का चालू हुआ। और मैंने मतलब हमेशा काउंट रखा कि मुझे कहीं भी कोई चीज़ जो फैक्ट है वो बोलना है, मुझे उससे डरना नहीं। तो मैं ये हमेशा महसूस करता था कि मैं क्यों बोला प्रिंसिपल के सामने, मैं क्यों बोला। मुझे बाद में रिकनेक्ट हुआ कि मैं फैक्ट बोला, जो फैक्ट था मैंने वही बोला, इसलिए वो कनेक्ट हो गया। ये तो आपके स्कूल की बात हो गई। और आपने काफ़ी एक कॉन्फिडेंट जो दिखाया कि एक 7 साल का बच्चा जो दूसरी क्लास के एडमिशन के लिए गया अपने प्रिंसिपल से कैसे बात करता है, और वो कॉन्फिडेंट आपने दिखाया। स्कूल के बाद सेम कॉलेज में आप गए होंगे? स्कूल्स में भी ऐसे हम प्राइमरी स्कूल सेकेंडरी स्कूल में हमारी बहुत जर्नी डेंजर थी। हमने लाइफ में बहुत चैलेंजेस अपडेट किए। जैसे हम लोग घर पे हमको टिफ़िन ही नहीं मिलता था घर से जाने के लिए, हमको 8 आने मिलते थे। और म्यूनसिपाल्टी स्कूल में 2 ब्रेड मिलता था और एक दिन 2 ब्रेड, एक दिन अल्टरनेट पार्ले जी मिलता था। तो हम लोगों को सुबह दोपहर को जाना होता था स्कूल तो 6 बजे तक रहते थे। तो वो 2 ब्रेड से और पार्ले जी से हमारा पेट ही नहीं भरता था। तो हम लोग 8 आने से एक चटनी नींबू की चटनी लेके मिक्स करके सस्टेन करते थे। फिर हमको पेट ही नहीं भरता था तो हम लोग 4th-5th स्टैंडर्ड में 30 मिनट में हम लोग 3 से 4 मैच खेलते थे क्रिकेट के, और 8-8 आने के मैच खेलते थे। जैसे 2 से 3 मैच होता था, 2 मैच जीतने थे। और मेरा डे 1 मैच स्टार्ट होने के पहले कंफर्म था मुझे 2 मैच जीतना है, 1 रुपया लेना है और 1 रुपये के सेकंड फ्लोर पे जाके इडली सांभर खाना है, उसके बाद क्लास में बैठना है। ये पूरा 30 मिनट का मेरा प्रोग्राम फिक्स रहता था। 3 मैच खेलना है, 2 जीतना है, 1 रुपया लेना है और जाना है। मतलब बचपना बहुत स्ट्रगल और उसके साथ साथ ये कुछ ना कुछ चाहिए। मतलब ये लाइफ में बहुत मोटिवेशन आता था। मतलब वो दिन मैं मोटिवेटेड रहता था जब मैं रेसर्स में 2 मैच जीत लेता था। हाँ। और 3 ओवर के ही मैच होते थे, 3 ओवर के 6-6 बॉल 18 बॉल डालना है, 18 बॉल में उनको 3 से 5 बॉल में खत्म करना है। हाँ। एकदम माइंड क्लियर रहता था क्योंकि मेरे इंटेंशन क्रिकेट नहीं था। क्रिकेट के जरिए 1.5 रुपया 1 रुपया कलेक्ट करना और अपने आप को सस्टेन करना। मतलब ये बचपन से ही लग रहा था कि व्यापार सोचा ही है आपने, हर चीज में कहीं ना नहीं, कहीं से। वो नीड थी। हाँ। वो व्यापार नहीं था, वो नीड थी। और मैं उसको व्यापार का रूप नहीं देता हूँ, वो नीड थी और मेरी ज़रूरत पूरी करने के लिए मुझे जो स्ट्रगल करना था मैं करता था। अच्छा, ये स्ट्रगल की लाइफ के साथ साथ एक ऐसा दौर आता है एक युवा का, मेरा मानना है कि 18 साल 19 साल का एक दौर आता है जहाँ पे युवा थोड़ा सा चंचल होते हैं। तो
आपको कोई ऐसे कुछ, क्योंकि बहुत ही सीरियस टॉपिक के साथ साथ मैं थोड़ा चेंज करना चाह रहा हूँ, आपको ऐसा लग रहा है कि उस समय कौन सी ऐसी 18-19 साल की एज में आपको कोई मूवी याद आ रही हो, बहुत फेमस रही हो, और उसके ही गुण, उसके ही गाने आप भी गुनगुनाते रहे हो हाँ, कॉलेज के हम लोग टाइम? मूवीज़ देखते थे ना। 18-19 नहीं, एफ वाई बी कॉम में, हम लोग ने काफ़ी मूवीज़ देखी। कोई एक उस मूवी? टाइम पे हमने मूवी देखी दिल तो पागल है, कुछ कुछ होता है। फिर हमने मूवी देखी मोहब्बतें। तो आपकी फेवरेट अभिनेत्री या अभिनेता कौन था? हम लोगों की मूवीज़ में मैं जो सिलेक्ट करता था, हमेशा काजोल की मूवी हमेशा देखता था। तो मतलब आप बोल रहे हैं कि काजोल इस समय की सबसे फेवरेट, उस आपकी समय की सबसे फेवरेट फेवरेट हीरोइन थी हाँ, ऐसे? वो एक्टिंग अच्छा था उनका, उनका पर्सनालिटी अच्छा था, प्रेजेंस अच्छा था, अच्छा, परफॉर्मेंस अच्छी मैं थी। काजोल का नाम आया तो मैं इस बात को अभी कर ले रहा हूँ, क्योंकि बाद में आपके बिजनेस पे आऊंगा। कभी आपने सोचा कि कोई प्रोजेक्ट की ओपनिंग या भूमि पूजन के दिन काजोल को ही लाना है? वेस्ट ऑफ मनी है। अरे लेकिन एक एक अपनी फेवरेट अभिनेत्री जिसको हम कॉलेज के समय से देख रहे हैं, एक थी। होता है कि हम एक मुकाम पे सर, जाने के बाद, गौरी जी, वो इंटरटेनमेंट का पार्ट था, और वो इंटरटेनमेंट भी जो उनका किरदार था वो एक नेचुरल था। शायद मेरे हाव भाव से वो उनका नेचुरल बॉडी लैंग्वेज, कम्युनिकेशन स्किल मैच होती थी, इसलिए मैं उनको उस चीज़ को पसंद करता था। मैं उसको बिजनेस के पार्ट से क्यों कनेक्ट करूँगा? मेरे लिए वो बिजनेस के रिलेटेड ही नहीं है। अच्छा, तो उस समय का कोई फेमस सॉन्ग आपको याद हो? एक तो मेरे घर में भी बच्चों को पता है, दिल तो पागल है, ले गई में हम लोग बहुत एक बार मस्ती। दो लाइन, एक बार ले दो गई, लाइन इस माध्यम से वो लगे कि लोग गा सकते हैं एक बार। सॉन्ग है जो ले गई मुझको हुई ना खबर, चोरी चोरी छुप छुप कर। ये सॉन्ग हम लोग प्यार काफ़ी की पहली हिट हुआ। नजर हाँ, है। ये सॉन्ग एक्चुअली उसमें वो सॉन्ग के टाइम पे जो स्टेज परफॉर्मेंस थी ना, वो स्टेज परफॉर्मेंस में लूला लंगड़ा अंधा जिसको डांस नहीं आता वो भी कर सकता है। आप कभी भी ट्रायल मार के देखो। इसलिए वो पसंद थी, क्योंकि हर एंगल से वो सक्सेस थी। लेकिन वो सॉन्ग कहीं आपको कनेक्ट नहीं करती थी? नहीं, कहीं कनेक्ट नहीं। नॉर्मल वो नॉर्मली एंटरटेनमेंट के लिए, कभी एनर्जी एंटरटेनमेंट ऐसा के लिए। मन एंटरटेन उस वो एज फैक्टर था देखिए कि भैया, उस यहाँ टाइम में बिंदास बोलना है। हाँ। वो फैक्ट ही है सर। हम तो ऑल टाइम बिंदास बोलते हैं। ठीक है। तो भैया, आप ये लाइफ के बाद हम आ जाते हैं आपके व्यापार की लाइफ में। आपके, जैसा मैंने डेटा निकाला है, 1985 में आपके पिताजी स्वर्गीय दूधनाथ शुक्ला जी एक रेती सप्लाई का बिजनेस से स्टार्ट किए, एक छोटे से कमरे में, जो डेटा बेस मिला हमें। हम लोग उससे पहले से ही थे, हम लोग रियल एस्टेट में। पिताजी का काम बाइंडिंग वायर सप्लाइंग था, बड़े भाई का ट्रेडिंग था, रेती, ईंट, खड़ी, मेटल, ब्रिक्स, ये सब बिजनेस था। और पिताजी के बाद ये बिजनेस बड़े भाइयों ने ये हैंडल किया, और हमारा भी इन्वॉल्वमेंट हुआ। तो भी रेती खड़ी का सप्लाई था, फिर स्टील सीमेंट का था, विथ मटेरियल लेबर कॉन्ट्रैक्टर का था। फिर हमने रियल एस्टेट में कन्वर्ट किया। तो हमने 4 भाग में अपने लाइफ में देखा है कि 7 साल 10 साल में या 5 साल से 7 साल के बीच में हमने बिजनेस चेंज किया या अपग्रेड किया। हम उसको मानते हैं कि ये हमारे लाइफ की अपॉर्चुनिटी थी। जब बाइंडिंग वायर का मार्केट ख़राब हुआ तो हमने रिवर्स एंड मेटल ब्रिक्स लिया। जब रिवर्स एंड का मेटल मार्केट ख़राब हुआ तो हमने स्टील एंड सीमेंट का लिया। जब पूरा रियल एस्टेट का मार्केट डैमेज हुआ 2007-8 में, रिसेशन था उस टाइम पे, काफ़ी लोगों ने, रियल एस्टेट के लोगों ने, ब्रोकर्स ने, डेवलपर्स ने सुसाइड किया, मार्केट में मंदी आई, बहुत उठापटक हुआ। उस टाइम पे हम लोग ने फिर डेंजर जोन में एंट्री किया रियल एस्टेट डेवलपर प्रोफाइल में। और हमने, जब सब भयभीत हो रहे थे, तब हमने डेवलपर्स की प्रोफाइल को, अपने आप को अपॉर्चुनिटी में काउंट किया कि अब लोग कम हो रहे हैं तो शायद यहाँ भी अपॉर्चुनिटी लेना चाहिए। और हमने तब 8-9 में हमने स्टार्टअप लिया, 11 में हमने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया, और 11 में स्टार्ट करते उसका हमारा स्पीड चेंज हो गया। तो 2011 का आप बोल रहे हैं कि आपने रियल एस्टेट से बिल्डिंग एंड डेवलपर में आ गए। डेवलप में आ गए। तो प्रोफाइल पहला हमारी प्रोजेक्ट change। कहाँ पे आपने किया? पहला प्रोजेक्ट हमने शिवाजी चौक पे किया, मलाड ईस्ट में। अच्छा, तो आपका स्टार्ट ऐसे बोल सकते हैं मलाड से ही? 390 मीटर का प्लॉट अच्छा, हमने बाइंग बहुत- किया। हाँ। 7 महीने में बिल्डिंग रेडी की। दूसरा प्रोजेक्ट हमने 500 मीटर का लिया, पांडुरंगवाड़ी गोरेगांव ईस्ट। उसको हमने 5 महीने में रेडी किया। वो हमारा एक पहला प्रोजेक्ट ऐसा था जिसमें हमने मेंबर से रेंटल 12 महीने का रेंट में से भी 5 महीने का रेंट वापस लिया। तो वो हमारा एक स्पीड था, और हमने काफ़ी स्ट्रगल और जज्बा के साथ काम किया। तो कभी 24/7 हार्ड वर्किंग की वजह से स्पीड मेंटेन थी। कभी हमने रियल एस्टेट में डेवलपर्स प्रोफाइल में भी हमको करीब 10 साल तक ये लगा नहीं कि हम लोग डेवलपर्स हैं। हमको लगता था हम सप्लायर ही, हमें फील ही नहीं आता था। और हम तो खाली कैश फ्लो के लिए बिजनेस करना, प्रोडक्ट बनाना, डिलीवरी करना और सस्टेन करना। नहीं भैया, एक ये है कि आपकी ग्रुप कंपनी में देखा जाए तो 19 ग्रुप कंपनियां हैं।
क्योंकि 18-19 जगह पे आप डायरेक्टर हैं आपके जो एमसीए की साइड के हिसाब से। तो ये कोई प्लान, कोई रणनीति ऐसी है कि, क्योंकि आप मलाड से एक निकले, मलाड में पहला प्रोजेक्ट करने के बाद आज आपकी कंपनियां अलग अलग लोकेशन में भी रजिस्टर्ड है, लखनऊ में रजिस्टर्ड है, प्रयागराज, ये मैं डेटाबेस, हो सकता है डेटाबेस गलत हो, लेकिन एमसीए के पोर्टल से जो मैंने निकाला है कि प्रयागराज में रजिस्टर्ड है, लखनऊ में रजिस्टर्ड है, और अलग अलग लोकेशन वाइज 19 से 20 कंपनियां रजिस्टर्ड है। ये कोई बड़ा प्लान है, बड़ा कुछ डेवलपमेंट में करना है जो आप लोगों को नहीं बता पा रहे हैं, या क्या है, मतलब जैसे मैं जानना चाहूँ। लखनऊ प्रयागराज तो हमारा नेटिव प्लेस और हमारे यूपी स्टेट का कैपिटल है लखनऊ। प्रयागराज हमारा नेटिव प्लेस है। तो हमने ये गवर्नमेंट के टेंडर्स लिए हैं, उसके प्रोसेस होते हैं कि वहाँ पे 2 अलग अलग कंपनियां हमें बनानी पड़ी। जो गवर्नमेंट के भी कंपनियों का स्टेक होता है और कंट्रोल होता है कि डेवलपमेंट के टाइम पे डेवलपर्स उनके कंट्रोल में रहे, तो इसलिए वो 2 कंपनियां अलग अलग हैं। तो वहाँ पे आपको 2 अलग अलग पोर्टल पे नाम मिले होंगे। रिमेनिंग 17 कंपनीज जो आप बोल रहे हैं वो एकदम आपके पास परफेक्ट डेटा है। उस डेटा में से हमारी 2 कंपनियां प्राइवेट लिमिटेड ओन हैं, डीजी लैंड डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड एंड डीजीएस टाउनशिप प्राइवेट लिमिटेड। उसके बाद रिमेनिंग 15 कंपनियां हमारी जो है वो टेक ओवर की हुई है। जो प्रोजेक्ट डेवलपर्स नहीं कर पाते, या जो डेवलपर्स या जो कंसल्टेंट प्रोजेक्ट को रेडी टू मूव करके हैंड ओवर कर देते हैं, तो वो कंपनी ही हमने टेक ओवर की, इसलिए आपको वो पोर्टल पे ऐसा नाम दिखता होगा। अदरवाइज हमारी पेरेंट 2 कंपनियां हैं, डीजीएस टाउनशिप प्राइवेट लिमिटेड एंड डीजी लैंड डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड। ओके, हमारी कोर टीम की दो ही कंपनियां हैं, और ये फ्यूचर में यही 2 कंपनियां बड़ी कंपनियां होंगी। अच्छा भैया, आपको लगता है ऐसे कि ये बिल्डर वर्ड आते ही एक तनाव, प्रेशर, चुनौतियाँ, ये सब प्रेशर का नाम आ जाता है? क्योंकि मैंने जितना बिल्डर नाम सुना है, ऐसा लगता है कि सबसे पहले तो आम जनता जो देखती है बिल्डर को, वो इस निगाह में देखती है कि बिल्डर आ गया तो मतलब पैसे की खान आ गई, वहाँ से पैसा निकालना है। एक जो वसूली टाइप के लोग हैं, वहाँ पे बिल्डर आ गया तो वसूली करना है। एक कोई जो कंप्लेनर है वो सोचता है बिल्डर आ गया तो कंप्लेन। इतने सब प्रेशर झेलने के बाद कैसे आपको लगता है कि कैसे इसको हैंडल करते हैं? क्योंकि बहुत बड़ा प्रेशर है। ये प्रेशर नहीं है एक्चुअली, हमें आपको लेना चाहिए कि हम लोग किस तरह से इसको एक्सेप्ट कर दे। ये मेरा प्रोफेशन है, मेरे प्रोफेशन में मैं जो भी काम कर रहा हूँ तो उससे रिलेटेड मैं पॉजिटिव वे पे करता हूँ। सामने वाला क्या थिंक करता है वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। मेरा इथिक्स क्या बोलता है, मेरा वैल्यूज़ क्या बोलता है, मैं उसको फोकस करता हूँ और मैं उस पर काम करता हूँ। मैं सामने वाले के स्ट्रेटजी पे या कंप्लेन पे या उनके प्रोपोगंडा पे मेरा कोई फोकस नहीं होता है। क्योंकि आज आप कुछ भी समाज में काम करने जाएंगे तो आप दूसरों के मन से करेंगे तो कभी सफल नहीं होंगे। काम आपको करना है तो तरीका आपका होना चाहिए, टेस्ट आपका होना चाहिए, डिसीजन भी आपका होना चाहिए। तो मेरा उद्देश्य है रियल इस्टेट में, मैं रियल इस्टेट को इजी कैसे कर सकता हूँ। मेरे यहाँ विंडो ओपन है, हर कस्टमर को, हर एक सप्लायर वेंडर एजेंसीज को विंडो ओपन है, एक्सेस है डायरेक्ट। तो हम लोगों का जो रेपो है, सिस्टम है, वो फैमिलियर कल्चर है। इसके बीच में हम चाहते हैं जो सप्लायर है उसको फैमिली वाला फील आना चाहिए। क्योंकि हम एक टाइम पे सप्लायर थे, हमारे साथ ऐसा बहुत दुर्व्यवहार हुआ है जो हमको गिल्टी फील होता है, हमको गंदा लगता है। तो हमने उसको माइंडसेट किया कि हमने जो पाया समाज से, हम वो दूसरों को, जो हमें ख़राब लगा वो दूसरों को नहीं देंगे, दूसरों को नहीं मिलना चाहिए। जैसे हमारे वेंडर्स हैं, हमारे क्लाइंट हैं, हमारे होम बायर हैं, उनको नहीं मिलना चाहिए। और हमारा रियल इस्टेट में ये पर्पज़ है, हमारा ये उद्देश्य है कि हम लोगों को आत्मनिर्भर बनाएं। आत्मनिर्भरता क्या होती है? हमने आत्मनिर्भरता कि आपने जो पैसा कमाया है, जो पूंजी आपने जमा की है घर खरीदने के लिए, उसको हम इजी वे में कैसे करें। और आज हमारी कंपनी में अप्रॉक्सीमेटली 12,000 हैप्पी कस्टमर्स हैं, जिनको उसमें से कम 4,000 ऐसे कस्टमर होंगे जो सोच भी नहीं सकते थे घर नहीं ले सकते, लेकिन हमने उनको फैसिलिटेट किया। विरार से लेके अंधेरी तक हमने उनको फैसिलिटेट किया, उनकी फैसिलिटेशन दी और उनको आसानी से घर मिला। उसके बीच में कुछ लोगों को प्रॉब्लम भी आई होगी, कुछ लोगों को चैलेंजेस फेस भी किया होगा, कोई प्रोजेक्ट स्टक भी हुआ है जिसमें कस्टमर सफ़र भी किए, लेकिन हमने अपना बेस्ट दिया है। जो भी किया है हमने अपना बेस्ट दे के किया कि कस्टमर्स घर ले रहे हैं तो कोई मुसीबत नहीं खरीद रहा है। और मेरा ये पर्पस है कि मैं लोगों को घर अच्छे से अच्छा बना के दूं और आसानी वे से दूं और रिजनेबल प्राइस में दूं।
डेवलपर्स वाली टैगलाइन ना लगे उसमें, और उनको एक रिजनेबल रेट में घर मिले। ये मेरा उद्देश्य है, तो मैं उस पर ज़्यादा फोकस करता हूँ। इसलिए मैं अफोर्डेबल, प्रीमियम, अल्ट्रा प्रीमियम, लग्जरी सेगमेंट, अभी अपकमिंग हमारा लग्जरी सेगमेंट आ रहा है, बांद्रा, दादर, वर्ली, लेकिन हमारा प्रीवियस जितने भी अफोर्डेबल हैं हमने बहुत हॉनेस्टी के साथ बनाया। जैसे हमने नाला सुपारा में बनाया, तो हम लोग स्लम में रहते थे, तो हम स्लम वालों को पता है कि किचन क्या होता है, हमें पता नहीं है, तो हमने वहाँ पे सारे प्रोजेक्टों में मॉड्यूलर किचन फ्री दिया, क्योंकि हमें पता है कि स्लम के लोगों को किचन का पैसा कहाँ से मिलेगा, वो बेचारे सस्टेन ही नहीं कर पाएंगे। तो ये मेरा डेवलपर्स बनने का कोई इंटेंशन नहीं है। अब मार्केट ने मुझे डेवलपर्स बोला है, समझा है, तो मैं उसके लिए रिस्पेक्ट करता हूँ, थैंक्स बोलता हूँ, लेकिन मेरा पर्पज़ है कि मैं घर बना के लोगों को आसानी से घर का जो सपना है वो पूरा करूँ। इसलिए हमने हमारी कंपनी का पंचलाइन भी बनाया है कि भरोसा आपका, साथ हमारा। तो अगर आपने हम पे भरोसा किया, हम पे पैसा लगाया, तो हम आपको, और हमें मार्केट दे रही है। आज जो भी हम तेज़ी से आ रहे हैं, हमारा जो भी व्यवस्था बनी है वो हमारी मार्केट में पब्लिक का ट्रस्ट और गुडविल, वो लोगों का फेथ है। भैया, एक सोशल मीडिया का मैंने बहुत से रिव्यू देखे थे, बहुत से सवाल देखे थे, कुछ सवाल थे, कुछ सवाल के जवाब तो आपने दे दिया कि जहाँ पे कस्टमर को लगता है कि कुछ प्रोजेक्ट डिले हो गया होगा तो उसका रिव्यू गलत भी आएगा, कि कस्टमर के कंप्लेंट्स आते हैं, कंप्लेन सोशल मीडिया पे डाल रहा है कि नहीं डीजीएस का ये प्रोजेक्ट डिले हो गया, मैं इतने टाइम से पैसा नहीं आया, इतने टाइम से डिले हो गया, ऐसा हो गया, रेरा का डेट चेंज हो गया। लेकिन एक सवाल ना बहुत कॉमन था, जो सवाल नहीं आना चाहिए था। कुछ सवाल ऐसे आ रहे थे जहां मैंने छोटे छोटे लोकल चैनल्स के सवाल देखे थे कि उन्होंने डायरेक्टली डाला था कि डीजीएस में जो पैसा लगा हो वो दाऊद का पैसा लगा हो। आपके पास तक भी कहीं ना कहीं से न्यूज़ गया होगा। तो ये रूमर्स क्यों ऐसे, मतलब ऐसे आपको लगता है कि ऐसे कुछ 2-4 महीने, 6 महीने, 8 महीने में कहीं ना कहीं से ऐसे सब आते रहते रूमर्स, तो इसका क्या क्लैरिटी है? इसमें कोई क्लैरिटी देने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हम लोगों को सोचना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति जो बोल रहा है या किसी के बारे में भी बोल रहा है, तो व्यक्ति कौन है, कैसा है, उसका स्टेटस क्या है, उसका कैरेक्टर क्या है, उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, वो समाज के लिए कितना हितकारी है, कितना दुरुपयोगी है, वो पब्लिक को या कॉमन पीपल को या आपको या हमें असेसमेंट खुद से कर लेना चाहिए। और मैं इस पे बिलीव करता हूँ कि वो उसका राइट से बोलने का, वो बोल सकता है। कोई ऐसे हर बिल्डर को या हर एक व्यक्ति को, जब कोई आदमी बढ़ता है तो लोग बोलते हैं यहाँ से आया, वहाँ से आया, उसकी संघर्ष को, उसके मेहनत को लोग नहीं जानते कि वो 16-16 घंटे, 18 घंटे हार्ड वर्किंग करता है और मेहनत करके अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट, स्टाफ मैनेजमेंट, बिजनेस स्ट्रेस सबको कैसे टैकल करता है, वो व्यक्ति जानता है। सामने वाले के पास समय है तो उनका असेसमेंट है कि भाई इन्होंने इतना जल्दी आगे कैसे बढ़े, लगता है इन्होंने पैसा दिया है। तो ये उनकी एक शॉर्टकट में जो प्रिडिक्शन है वो उन्होंने लगाई है, और वो उनके जगह पे राइट है, क्योंकि उनका थॉट प्रोसेस उतना लेवल का ही है और उनकी कैपेसिटी उतनी है, तो उनको भी अपने रिस्पेक्ट देते हैं। कहीं ना कहीं वो अपनी नेगेटिव ब्रांडिंग के माध्यम से हम लोगों को स्ट्रॉन्ग करते हैं कि चर्चे में तो रखते हैं। तो उनको लिए भी मेरा धन्यवाद है कि करना चाहिए ऐसा। तो एक 10% बिना कॉस्ट खर्च किए हम मार्केटिंग में बने रहते हैं। भैया, ऐसा आपको लगता है कि एक ही सवाल में 2 सवाल है, आपको जो अच्छा लगे वो जवाब दीजिएगा। ऐसा कोई लग रहा है कि कोई एक ऐसा डिसीजन था जहाँ पे आपकी कोर टीम मना कर रही थी कि नहीं ये चीज़ नहीं करते, ये चीज़ नहीं करते, और आपने उसको फिर भी किया और वो सक्सेस हो गया, तो बाद में वो सब हंसे? या तो कोई ऐसा चीज़ कि कोई ऐसा चीज़ जो आप नहीं करना चाहते फिर भी किए और फेल हो गए, लेकिन किसी को पता नहीं चला? नहीं, फेल होगा तो सबको पता चलता है। कोई ऐसा चीज़ कि जो करने के पहले कोई डिसीजन लेते हैं तो मना तो सब करते हैं। हाँ, रिस्क देख के सब एक बार भयभीत हो जाते हैं। हाँ। रिस्क वहाँ तो सब मना करते हैं, फैमिली में भी मना करते हैं और स्टाफ भी, क्योंकि रिस्क में उनको ये जजमेंट नहीं होता ना कि हम वहाँ रीच कर पाएंगे। कोई ऐसा वाकया ऐसा जो बता सकते कि मतलब बहुत से केसेस हैं, प्रोजेक्ट हैं, डिसीजन है, ऑफिस है, प्रॉपर्टीज़ हैं, ऐसी बहुत सी केसेस हैं। ऑलमोस्ट 70% ऐसी केसेस हैं जहाँ पे स्टार्टिंग रिव्यू में नेगेटिविटी आती है कि नहीं करना चाहिए, डेंजर है, रिस्क है। हमने रिस्क लिया, हमने स्टार्ट किया और हमने कर लिया। तो हमारे ऐसे प्रोजेक्ट भी बहुत से हैं कि जिसमें पूरे मार्केट ने, बड़े डेवलपर्स ने हमें मना किया, हमारी टीम ने मना किया, लेकिन हमने सोचा कि वो हमारे लिए लाइफ में अपॉर्चुनिटी है। तो हमने, जैसे हम 300 मीटर का प्लॉट लिए, तो आज हम 30,000 मीटर का प्लॉट कर रहे हैं, आज हम 90,000 मीटर का प्लॉट कर रहे हैं। तो पास्ट के 10 ईयर में हमारे लाइफ की अपॉर्चुनिटी है कि हमने वो रिस्क लिए और किए, लेकिन उसके बाद वो टीम भी अप्रिशिएट करती है और टीम भी
धीरे धीरे अब अडॉप्ट हो गए कि नहीं करना चाहिए, फैक्ट है ये। या तो टीम को ये लग रहा होगा कि मना नहीं कर सकते, अब ये इंसान जो सपना देख रहा है उसको पूरा कर ही देगा, ये भी हो सकता है। टीम का एक डर होता है कि जो साथ में काम कर रहे हैं, लगे हुए हैं, तो जैसे 8 लोगों की टीम है तो 1-2 प्लेयर है जैसे हमारे साथ कोर है, तो वो उनको सब टेस्ट पता है कि इधर से हमने सोचा है तो वर्स्ट टू वर्स्ट क्या होगा, ये नहीं होगा। हाँ। नहीं होगा वो मान के हम चल रहे हैं। हाँ। लेकिन हम अपना बेस्ट देंगे, जब हम अपना बेस्ट देंगे तो शायद, और जब हमने अपना बेस्ट दिया हाँ। तो हमें उसका रिजल्ट भी बेस्ट आया, तो उस बेस्ट का डबल आया जनरली, जिसे बोलते हैं ना सुपर के ऊपर, तो हमको उस वो वाला रिजल्ट मैक्सिमम जगह पे आया। तो आज हम लोगों ने काफ़ी ऐसे मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी में यही हासिल की है, और बाद में टीम को भी अप्रिशिएशन हो, और जो साथ में काम करने लोगों को ये कॉन्फिडेंस तो होता ही है कि हम लोग ऐसे हार्डवर्क, और धीरे धीरे हमारी टीम भी इतना हार्डवर्क करती है कि उनको पता है कि 9 बजे ऑफिस आना है, 7 के जगह 10 भी बजता है, तो हम लोगों का 16 घंटा का कल्चर हो गया ऑफिस का। तो ये हार्ड वर्किंग है, क्योंकि हम लोग एफर्ट नहीं करते थे बड़ी टीम खड़ा करने का, तो हम छोटी टीम में ही बड़ा काम कर लेते हैं। आज हमारी छोटी टीम ही बहुत काम कर लेती है, तो वो हमारी टीम का एक बहुत बड़ा एफर्ट है, सपोर्ट है, और उनका कॉन्फिडेंस है कि हाँ हम लोग ने जो थॉट प्रोसेस किया उस पर सिर्फ चाहिए हमारा डेडिकेशन और एफर्ट, और डेडिकेशन और एफर्ट हमने डाला तो गो हेड। आपकी कंपनी की वेबसाइट कहती है कि आपने कंपनी को एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी ड्राइवन बनाया है, तो इस कंपनी में आपके घर के 4 डायरेक्टर हैं, तो चारों के कुछ रोल डिसाइडेड हैं ऐसे कि समय सिचुएशन के और प्रोजेक्ट वाइज रोल डिसाइड होता है? फैमिली बिजनेस में हम लोग ने पहले तो ये चीज़ देखा था कि फैमिली में कभी बिजनेस करो तो पार्टनरशिप वाले नहीं करो। लाइफ का रियल एस्टेट की बिजनेस पार्टनरशिप एक डेंजर जोन बिजनेस है, हमारा पास्ट एक्सपीरियंस ये है। तो हम लोग ने रोल डिसाइड किया हुआ है अप्रूवल्स के, लाइसेंसिंग के, वेकेंट द प्लॉट के, और कंस्ट्रक्शन के, पेमेंट के, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के, सेल्स एंड मार्केटिंग के, एक्विजिशन के, ऐसे रोल डिसाइड है। तो जिसमें जैसी स्किल है वो उस हिसाब से काम करता है, तो उस हिसाब से आप चेंज करें। और फैमिली बिजनेस आप जैसे बोल रहे हैं, तो आप 4 भाई के अलावा फैमिली बिजनेस बोले तो उनके बच्चे भी अब कनेक्ट होना चालू हो रहे हैं, बच्चे भी इन्वॉल्व हो रहे हैं। रियल एस्टेट में हमारी 3rd जनरेशन इंटर कर चुकी है। हाँ, क्योंकि मैं जब एमसीए की साइड पे था तो मुझे वो एमसीए की साइड पे बच्चों का भी नाम दिखना स्टार्ट हुआ। 3rd जनरेशन इंटर कर चुकी है। 3rd जनरेशन बहुत अच्छे से काम कर रही है, डेडिकेटेड कर रही है, और हमारे भी पूरे परिवार का ऐसा इंटेंशन है कि सब बच्चे रियल एस्टेट इंडस्ट्री में हो, और इसको इंटायर इंडिया में इजी वे से लोगों को घर मिले और लोगों को खुशियों के साथ घर मिले, उनकी चाहतों का, उनके बजट का घर उनको मिले। ओके। ये सपना हमारे डीजीएस ग्रुप का है। काफ़ी अच्छी बातों के साथ साथ आपको ही पता है कि जब एक कोई उभरता हुआ सितारा बनता है, एक कोई मेहनत करके युवा आगे एक बड़ा व्यापारी बनता है, तो कहीं ना कहीं ब्लेम भी लगना स्टार्ट होता है। मुझे नहीं पता आप तक वो ब्लेम पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है, लेकिन एक ब्लेम है जो मेरे पास मार्केट के सर्वे के हिसाब से आया हुआ है। बड़ा सवाल आया है जो कि ऐसे मैं भी एज ए हिंदू धर्म से हूं, तो मुझे ये सवाल ना पूछना चाहिए, लेकिन मैं पूछ रहा हूं। आपके व्यापार से जुड़े सवाल है, उसमें लिखा गया है बागेश्वर बाबा श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी और आपके रिश्ते बहुत अच्छे हैं। माना जाता है, ऐसा लोग बोलते हैं कि डीजीएस ग्रुप में इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट, इतने काफ़ी एकड़ में जो प्रोजेक्ट लिए जा रहे हैं, काफ़ी जगह फैलते चले जा रहे हैं, और इसमें कहीं ना कहीं बागेश्वर महाराज का पैसा लगा हुआ है और उनके द्वारा ही सब कुछ हो रहा है। ये क्या सच है मुझे नहीं पता। मैं भी जब भी उनका आशीर्वाद लेना हुआ, मैं आपके घर पे आके आशीर्वाद लिया हूँ, मैंने ही देखा है, लेकिन मैंने पैसे का लेन देन नहीं देखा है। लेकिन ये जनता के बीच से ये सवाल बहुत तेज़ी से, और जनता के साथ साथ कुछ बिल्डरों के पास भी ये सवाल है, तो इसका सच्चाई अब आप ही आज बता सकते हैं। बागेश्वर धाम गुरु जी हम लोग के आदर्श हैं, और 2022 में हमारी उनकी पहली मुलाकात हुई। पहले बार में ही उन्होंने हमारी पूरी जीवनी बता दी, और जिन प्रश्नों से मैं उलझा रहता था, सारे प्रश्न, सारे उत्तर, सारी चीज़ें बताई। तो मैं शुरू से किसी से कोई फ्यूचरिस्टिक बताए, पास्ट बताए, मैं बिलीव नहीं करता। गुरुजी से पहली मुलाकात में ये चीज़ें हुई तो मेरा अटैचमेंट अच्छा हो गया। अच्छा होने के बाद हम इत्तेफाक से हम और गुरुजी गर्ग गोत्र के सिमिलर निकले, और गुरुजी को हिंदुओं पे बहुत गर्व है और वो बहुत बिलीव करते हैं, और ख़ास करके उन हिंदुओं पे जो स्पिरिचुअल हो।
अगर जिन्होंने अपने सनातन को कायम रखा, अपने धर्म को कायम रखा, तो वो अपना आशीर्वाद, ध्यान सब निछावर करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है उनकी सबसे बड़ी संपत्ति आशीर्वाद उनका हमारे परिवार को मिला है। और वो जब भी जो हमें, हमारे परिवार को उन्होंने निर्देश दिया है, वो बहुत फैक्ट निकला है। पास्ट भी उन्होंने बहुत सही बताया। तो पूरे परिवार का बिलीफ अच्छा है। और गुरुजी हमारे गांव भी कुंवरपट्टी 2 बार गए हैं, उनका आशीर्वाद है अच्छा पूरे परिवार पर। तो पारिवारिक संबंध जैसा बहुत अच्छा है। गुरुजी के हम लोग अच्छे शिष्य भी हैं, भक्त भी हैं, और उनको गुरु भाई, उन्होंने हमें गुरु भाई का एक अच्छा दर्जा दिया है, और हम लोग उसके लिए बहुत निराधार पूरे परिवार उनका सम्मान करते हैं। समाज के लिए जैसे आपने दाऊद की बात कही, वैसे गुरुजी की बात जायज़ है, लोगों को कहना चाहिए। क्योंकि लोग जब असफल होते हैं तो वो कोई ना कोई सॉफ्ट कॉर्नर फाइंड आउट करते हैं कि आप सक्सेस क्यों हुए। तो ये उस टाइप का एक सॉफ्ट कॉर्नर है कि आप खुद से कुछ नहीं कर पाए, आपको इन्होंने कुछ पैसा दिया, दाऊद ने कुछ पैसा दिया। ये एक लोगों का, उनके घाव का मलहम है ये। मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन वो ठीक है अपने जगह पे, वो भी सही है। बोलने के लिए किसी को आप कुछ बोल नहीं सकते, सबका अपना अपना हार्ड वर्किंग। तो मतलब आप बोलना चाह रहे हैं व्यापार में कोई आपका उनका लेन देन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक धार्मिक, एक गुरु और एक शिष्य का रिश्ता है। हाँ बस यही है, और वो रहेगा। हाँ वो हमेशा लगा रहेगा। जीवन तक रहेगा। नहीं वैसे भी बागेश्वर महाराज जो काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, लोगों अब तक गुरु जी जन का जन तक। आदेश हुआ, वो हमारे यहाँ माँ शीतला कृपा महोत्सव कार्यक्रम होता है, उनका आदेश हुआ कि महोत्सव में अधिक खर्च ना करके गरीब कन्याओं का विवाह कर दीजिए। हम लोगों ने पिछले 2 साल से 51 कन्याओं का हमने विवाह शुरू किया। अभी हम लोग करते हैं निरंतर। हाँ नहीं, मेरे सवाल में वो था भी हाँ। कि जो माँ शीतला कृपा महोत्सव है उसमें मैं खुद देख रहा हूँ कि 2 साल से आप काफी लोगों का सामूहिक विवाह करा रहे हैं। हाँ। लास्ट टाइम भी 51 लोगों का सामूहिक विवाह करा रहे हैं। इसका ये मार्गदर्शक बागेश्वर गुरु जी है, तो उनका आदेश भी हो गया। हमारा बिलीफ उन पर बहुत है। मैं तो उनको साक्षात बजरंगबली मानता हूँ कि बजरंगबली उनमें विराजमान है, और उनके चरण भी पड़ जाएं आपके घर या ऑफिस में या आपके मस्तक पे, तो बहुत सौभाग्य की बात है। और मुझे इसका बहुत नज़दीक से विश्वास है गुरुजी पर। तो मैं मतलब बहुत उनको। अच्छा, गुरुजी के ऊपर अगर बातें हो रही है तो मैं आपको बताऊं कि अभी जस्ट गुरुजी 1-2 बड़े न्यूज़ चैनल के पॉडकास्ट में गए थे, तो उनसे एक सवाल पूछा गया था। मैं भी आपसे यही सवाल पूछता हूँ क्योंकि आप गुरुजी के बहुत करीब हैं, क्योंकि कुंवरपट्टी में भी आप 2 बार आपके जा चुके हैं, यहाँ घर पे तो कई बार आ चुके हैं। लोग बोलते हैं गुरुजी सिर्फ और सिर्फ पैसे वालों के यहाँ ही जाते हैं, गुरुजी ये ऐसा पैसे नहीं वालों है। के, गरीबों के गुरुजी नहीं है। नहीं, मेरे घर पे, हमारे घर पे गोरेगांव में जब भी गुरुजी आते हैं, ऐसे बहुत से गरीब परिवार को मिलते हैं जो हार्टली उनका स्मरण करते हैं, उनको ध्यान रखते हैं। तो गुरुजी उनको पास में बिठाते हैं, उनको आधा घंटा देते हैं, 1 घंटा देते हैं, उनके साथ खाना खाते हैं। लेकिन जाते नहीं हैं। कैसे जाएंगे? जब आप पहुंच पाओगे, गुरुजी तक पहुंच पाओगे तब तो जाएंगे ना। पहुंच पाओगे, आप उनको इनवाइट करोगे तो पहुंच पाएंगे। और सब तक, अब जैसे उन्होंने देखा हमारी व्यवस्था सात्विकता की है, हमारे घर की व्यवस्था, तो वो हमारे यहाँ है, भिवंडी में रुद्र भैया है, मतलब सात्विकता की वजह से उनका व्यवस्था। और मेरा तो गुरुजी से अनुरोध है कि जब भी कि बॉम्बे आएँ या प्रयागराज की धरती पे हैं तो हमारे यहाँ उनके एक बार चरण पड़ जाएं। और मैं इसलिए आग्रह करता हूँ कि संतों का देश है, और संत जितनी भी तपस्या जब तप करते हैं, अगर एक बार घर पहुँच गए या आपके कार्यालय पहुँच गए तो उनके तपस्या का कुछ अंश आपके ऑफिस में या घर में रह जाता है। तो आपके परिवार में, आपके समाज में आपके प्रति सामाजिकता, सकारात्मकता, आध्यात्मिकता बहुत अच्छी तरह से आती है। तो मेरा उस पर बिलीफ है। और मेरी ये गुरुजी से मांग है कि आप जब भी मतलब मुंबई उतरे तो अवसर दें। ऐसा कई बार भी हुआ है जो गुरुजी नहीं आ पाए हैं, लेकिन आते हैं गुरुजी। ये शायद लगाव होगा, स्नेह होगा, प्रेम होगा। चलिए, आपने हमारे लोगों को आपने बताया कि ये एक धार्मिक लगाव है, एक शिष्य और गुरु का प्रेम है। यही एक सोशल मीडिया का जो कंटेंट चल रहा था, सोशल मीडिया में काफ़ी चल रहा था, ये क्लियर हो गया। और ऐसे एक और मेरे पास मैं ज़्यादा, क्योंकि आपका जब प्रोफाइल निकाल रहा था तो काफ़ी निगेटिव प्रोफाइल मुझे बहुत कम मिला है। मैं एकदम सही आपको बता रहा हूँ क्योंकि मेरी टीम काफ़ी दिनों से सर्च कर रही है, तो जिसमें एक और सवाल मुझे मिला, बस 2 ही सवाल मिला है जहाँ पे मुझे बहुत ही कटाक्ष वाले सवाल थे। मेरे पास भी इसका जवाब नहीं था, मेरी टीम के पास भी नहीं था। अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट मुख्यमंत्री राहत
कोष में आपने 1 करोड़ रुपए पैसे दिए। मुझे लग रहा है कि इसके पहले भी काफ़ी व्यापारी लोगों ने पैसे दिए हैं, काफ़ी मेरे मित्र लोग ने भी दिया, काफ़ी दिया है, लेकिन आपका एकाएक महाराष्ट्र मुख्यमंत्री के राहत कोष में फंड देना कहीं किसी प्रोजेक्ट का अप्रूवल है या सचमुच आप यह देखना चाह रहे हैं कि महाराष्ट्र का कोष, सीएम कोष खाली है, वहां पे आपको देना था? क्या था इसका कारण? एक्चुअली आप देखेंगे तो हम डीजीएस ग्रुप ने ना मार्केट में, जब से हम इंडस्ट्री में आए, हमने कभी एडवर्टीजमेंट नहीं किया। हमारी माउथ पब्लिसिटी बिजनेस है और हमारा ये फ्यूचर भी टारगेट है कि हम मार्केटिंग में पैसे ना खर्च करें। तो हमें कुछ तो समाज के लिए करना चाहिए। तो जो हमारा कॉस्ट है, जो सेविंग कॉस्ट है, वो हमने सोसाइटी के लिए हमें कुछ करना चाहिए, सोसाइटी के लिए हम करना चाहिए। ऐसा हमने नहीं किया कि सिर्फ सीएम कोष में दिया। हमने आज 5 साल पहले जब मंदिर निर्माण हो रहा था तो भी हमने एक छोटा सा कोष दिया था। तब हमारी बहुत व्यवस्था उतनी नहीं तगड़ी थी, हमने तब 30 लाख रुपए दिया था। हमारा कोई स्वार्थ नहीं है, राष्ट्र के हित में, राज्य के हित में, सामाजिक दृष्टिकोण से हम लोगों ने ये सीखा है, समाज से कमाया हुआ पैसा समाज में थोड़ा डालना चाहिए। सीएम राहत कोष सही प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे जाना चाहिए। हमारे कंपनी ने कहीं, आपने देखा होगा बहुत से प्रोडक्ट या ब्रांड अपने प्रमोशन के लिए एडवर्टीजमेंट करते हैं, होर्डिंग लगाते हैं, सेलिब्रिटीज़ लगाते हैं। आप मुझे कोई एक सिंगल प्लेटफॉर्म बताइए जहाँ डीजीएस ग्रुप ने पैसे लगाए हों। हमारे जितने भी मार्केट में साइन बोर्ड हैं हमारी प्रॉपर्टी पे हैं। हमने कहीं कोई एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस नहीं की। हाँ, क्योंकि हमारा इंटेंशन है कि जो पैसा मार्केटिंग में खर्चा करना है वो कस्टमर को एडवांटेज में दे दो। ये हमारा सीएम राहत कोष जो है, हमने हमारे कमाए हुए पैसे सरप्लस हैं, हमने वो पैसे एडिशनल थे हमने दिए। और बेसिक मेरा व्यक्तिगत जो बिजनेस मॉडल है, मैं रतन टाटा का फॉलोअर हूँ। मैं रतन टाटा को बहुत बिलीव करता हूँ और उनकी चैरिटी को मैं हमेशा फॉलो करता हूँ। राहत कोष में मैं जब भी पैसा कमाऊँगा तो मैं लाइफ में उनके जैसा डोनेट करूँगा। ये मेरा ड्रीम है और बहुत बड़ा ड्रीम है। तो मेरे लिए इम्पोर्टेंस नहीं है कि ये पैसा ये एक्चुअली सीएम साहब के ट्विटर से बाय मिस्टेक लगा होगा। हमने भी नहीं लगाया, हमारी वेबसाइट पे भी नहीं लगाया, हमारे ट्विटर पे भी नहीं लगाया, हमारी कोई सोशल मीडिया ने नहीं लिखा। नहीं, आपके सोशल मीडिया पे नहीं लगाया। और ये 1 महीना पहले का केस है। हमने 1 महीने पहले दिया और 1 महीने बाद उनका स्लॉट होगा, उन्होंने लगा दिया। तो जो हमारे वेस्टर्न सबब के लोग हैं उसमें से लोगों ने सिलेक्ट करके लगा दिया होगा। ऐसा कुछ इंटेंशन नहीं है, ये सामाजिक है। और लोगों के ये तर्क है क्योंकि लोग दे नहीं पा रहे हैं, उनके पास समय नहीं है। अगर वो कमाने का समय होगा तो उनका ध्यान नहीं जाएगा। जो पैसे कमा रहे हैं उनका ध्यान नहीं जा रहा है, जो फ्री बैठे हैं उनका ध्यान जाता है। तो ठीक है, वो सामाजिक है, चर्चे होने चाहिए। बहुत से चर्चे हैं, बहुत सी प्रकार की बातें हैं। लोग प्रधानमंत्री जी के लिए बोलते हैं, बड़े बड़े व्यवसायी के लिए बोलते हैं, हमें बोलते हैं, हमें अच्छा लगता है। दोनों चीज़ें होनी चाहिए, नेगेटिव पॉजिटिव। लोग बोल रहे हैं, वो उनका मन है, व्यतीत होना चाहिए। व्यतीत होगा तो प्रतीत होगा, जैसा भी है उनकी व्यवस्था है। लेकिन ऐसा कोई व्यवस्था ये है कि मैं और बड़े राहत कोष में फंड डोनेट करता रहूँगा, ऐसा हमारे परिवार का, डीजीएस परिवार का फोकस है कि पैसे वेस्ट करने से अच्छा है कि सामाजिक और धार्मिक स्थानों पे खर्च हो जाए। अच्छा भैया, ये पॉडकास्ट, आपका इंटरव्यू कहीं ना कहीं बहुत से स्लम के ऐसे लोग भी देख रहे होंगे जिनको कुछ मैसेज चाहिए। ऐसे लोग भी देख रहे होंगे जो यह सोच रहे होंगे कि मेरी चौल इतने टाइम से, हमारी 2 पीढ़ियां इस चौल में ख़त्म हो गई है, बच्चे छोटे छोटे से बड़े हो गए, लेकिन हम बिल्डिंग में नहीं जा पाए। क्या ऐसे स्लम वालों के लिए कोई ऐसा मैसेज जहां से वो कनेक्ट हो और उनको अपने सपनों का घर उस 10 बाई 10 के चौल से निकल के 325 के रूम में आ जाए या प्राइवेट घर में आ जाए, उनके लिए कोई मैसेज आप देना चाहेंगे? मैं उस पर ही काम कर रहा हूँ। हमारे डीजीएस परिवार पूरा उस पर फोकस है। हम लोगों ने बहुत तेज़ी से मलाड ईस्ट में, गोरेगांव वेस्ट में, कांदीवली ईस्ट में, अभी हमने 18 महीने में एक स्लम डिलीवर किया। 243 नंबर ऑफ मेंबर्स थे जिनको 18 महीने में घर दिया है।
आपकी कोई टीम या किसी भी टीम को लगा के आप सर्वे करेंगे तो आप ये महसूस नहीं कर पाएंगे कि वो स्लम है या सेल बिल्डिंग है। तो हमने वो टेस्ट और वो क्वालिटी दी है, और आप वहाँ जाके सर्वे कर सकते हैं, वहाँ के लोगों से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि हमें चाहते हैं कि लोगों का घर उनको आसानी से मिले। हमारा एक कंटेंट ही है, भरोसा आपका साथ हमारा। तो हमको वो भरोसा जीतना है। जो भरोसा हम जीत गए ना, वो हमारी कमाई है। जो ये नेगेटिव वायरल या वीडियोस जो कुछ भी बनाते होंगे ना लोग, वो कुछ भी प्रॉब्लम्स नहीं है। वो ज़रूरी भी है कि लोगों का उंगली उठाना अनिवार्य है, तो हमारे अंदर डर कायम रहेगा कि हमसे गलती ना हो, और हम जिसको जो कमिटमेंट दिए वो फुलफिल करें। और अभी मैंने करीब 4000 नंबर ऑफ हटमेंट कुरार विलेज में है, 2700 हटमेंट कांदीवली हनुमान नगर है। तो मलाड ईस्ट का बेल्ट, मलाड कांदीवली गोरेगांव बेल्ट में हमने लार्जर नंबर पे SRA का रिडेवलपमेंट लिया है, और बहुत तेज़ी से घर बन रहे हैं, और सबको घर मिलना भी शुरू हो रहा है। तो लोगों को अभी तो कॉन्फिडेंस है, विश्वास है, मिलते जा रहा है, तो बहुत अच्छा विश्वास है और कर रहे हैं लोग। तो ये बहुत अच्छा मैसेज जा भी रहा है ग्राउंड लेवल पे गरीबों को, हटमेंट को। जो 10 हमने ऐसी व्यवस्था ली है कि वो खुद भी सामने से बोलते हैं कि नहीं, हमारी चाबी जल्दी ले लो। तो ये व्यवस्था हमने दी है। जैसे रेंट देना, उनके घरों का जो एक्स्ट्रा एरिया है या जो उनकी एलिजिबिलिटी है, वो सब चीज़ों को ईजी कैसे करना है, हमने वो करके बहुत किया है। और बहुत अच्छा लोगों को अवेयरनेस आया है कि हाँ, जागरूकता आई है लोगों में, हम लोग जब से कर रहे हैं तो, और ईजी कर दिया है। तो लोग, हमारे लिए तो कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। हमने लगभग 10-12 हज़ार नंबर ऑफ मेंबर्स के कंसर्न लिए, और लोगों ने हंसते खेलते दिया है। उसमें से लगभग हमने 700-800 लोगों को अभी तक घर दे दिया। आने वाले 1.5 साल में करीब 2,500 घर हम वहाँ पर डिलीवर करने वाले। तो ये बड़ा साइज है हमारे लिए। फिर भी हमने कभी इसको पब्लिश नहीं किया, और ना कर रहे हैं, और ना हम करेंगे, क्योंकि हमारा इंटेंशन टॉप लाइन नहीं है। हमारा इंटेंशन है लोगों को, नंबर ऑफ लोगों को हैप्पी रखना, उनकी खुशियाँ, कितने ज़्यादा नंबर ऑफ लोगों को हम खुशियाँ दे सकते हैं, ये हमारा मूल उद्देश्य है। तो इसलिए हमको प्रमोशन में, मार्केटिंग में बिलीव कम रहता है, माउथ पब्लिसिटी या लोगों की सुविधा में हमको ज़्यादा बिलीव है। भैया आपने ऐसे सबके लिए किया है, गरीबों के लिए कर रहे हैं, एक अपने गांव में मेजा के लिए कर रहे हैं, युवाओं के लिए कुछ आपने सोचा कभी? युवाओं के लिए क्या, युवाओं को मैसेज क्या देना चाहते हैं? आप ऐसे नहीं सोचते कि अगर मैं एक युवा व्यापारी हूँ, एक सक्सेसफुल व्यापारी हूँ, तो मैं ऐसा कोई प्लेटफॉर्म बनाऊँ जहाँ से युवाओं को मैं खड़ा करूँ? अगर देश का सचमुच तरक्की करना है और अपने समाज की तरक्की करनी है, तो युवाओं को खड़ा होना होगा। तो आप कुछ ऐसे कदम, जैसे लोग आज एक सलून भी खोलते हैं, तो कुछ साल के बाद सलून का एक एकेडमी खोल देते हैं। लोग कोई भी एक बिजनेस चालू करते हैं तो उसमें एक एकेडमी चालू कर देते हैं कि लोगों को मैं ट्रेंड करूँगा, सिखाऊंगा। तो आप ऐसे युवाओं के लिए कुछ सोचे हो कि जहाँ से युवा निकल के आए? क्योंकि मेहनत करने में, भागने में, आपका खुद का मानना है कि 16-16 घंटा लोग काम करते हैं, तो युवा ही हो सकते हैं। 18-18 घंटे अपने परिवार को छोड़ के अगर आपके यहाँ आके काम करें तो युवा हो सकते हैं। युवाओं के लिए आपके लिए कुछ ऐसे प्लान आपने बनाया, या भविष्य में आप बनाना चाहते हो? कुछ ऐसे कुछ सोच है आपकी? युवाओं के लिए ना मेरा एक ही मैसेज है, मैं हमेशा सोचता भी हूँ कि उनके लिए ना हम, आप या समाज कोई कुछ नहीं कर सकता है, उनको खुद को खड़ा होना पड़ेगा। वो हम लोग देखते हैं ना, कभी टीवी देखा आपने? टीवी में एक ऐड आता है, माउंटेन ड्यू डर के आगे जीत है। हाँ, ये लाइफ का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, जहाँ हमारी डर है, हमारी गरीबी है, हमारी डर हमारा भूख है, हमारी नीड है, हमारी डर हमें नहीं मिल रहा है, हम कैसे मिलेगा वो है। तो हम सबको ये अपने आप में आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, और हमारी लड़ाई हमें ही लड़नी होगी। मैं युवाओं को, या हर एक को मैं कहूँगा, कोई भी हो, छोटा बच्चा, बड़े, फैमिली हो, कोई, सबके लिए मेरा पर्सनल एडवाइस है, या मेरा पर्सनल रीडिंग है कि हमें जो चाहिए ना, हमको ही करके लाना है। हमें कोई देने वाला नहीं है, कोई देने वाला नहीं है, हमारा यूज़ करके थ्रो करने वाला है। तो हमें बहुत अलर्ट होना चाहिए, हमें अपने आप को आइडेंटिफाई करना चाहिए कि हमें चाहिए क्या, और क्या चाहिए, कैसे चाहिए, कब चाहिए और क्यों चाहिए। ये जिस दिन हमारा क्लियर होगा, जब तक क्लियर नहीं होता, हमको ये 4 प्रश्न अपने आप में बार बार सुबह शाम करना चाहिए,
और इसके ऊपर अपने आप पे काम करना चाहिए। हम अपने आप पे काम करेंगे तो हम स्ट्रांग हो जाएंगे। जब हम स्ट्रांग हो तो हम दूसरे को एडवाइस कर सकते हैं कि भाई मैंने अपने आप पे ऐसा ऐसा काम किया और मैं सक्सेस हो गया, तू भी कर। अब वो माने नहीं माने, जो लोग नहीं मानेंगे वो अपना ऐसे दूसरों के ऊपर टोन खींचेंगे, प्रत्यंचा कसेंगे, और जो मानेंगे कि नहीं यार अपने आप पे काम करना चाहिए, तो वो इजीली अपने आप को सक्सेस कर सकते हैं। मैंने एक चीज़ देखी है कि युवाओं की जो बाल्यावस्था से एजुकेशन है जो पेरेंट्स ने दी है, मेरा इस सोसाइटी के लिए मैसेज है कि हम कुछ भी करते हैं, लिटरली मैं तो बोलूँगा कि पूरे राष्ट्र के लिए मैसेज है कि हमारे पूरे सनातन धर्म में, भारत देश में, हमारे ग्रंथों में भागवत गीता अनमोल ग्रंथ है, जीवन का सार बहुत बड़ा है उसके अंदर। 200 रुपये की श्री प्रभुपाद जी की गीता की पुस्तक है, 18 अध्याय है उसमें। अगर हम उसको संस्कृत नहीं पढ़ सकते, आज हमें संस्कृत नहीं आता, आज हम लोग संस्कृत से वंचित हैं, तो हिंदी में भी उन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था दी है, इंग्लिश में भी बहुत अच्छी व्यवस्था दी है। इंग्लिश में तो उतनी फीलिंग नहीं आती, लेकिन हिंदी में बहुत अच्छी फीलिंग आती है। अगर हिंदी में भी वो पढ़ते हैं, बच्चे पढ़ते हैं, 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ते हैं, वो 200 रुपये की पुस्तक पहली क्लास से लेके या जूनियर क्लास से 10 तक के बच्चों के फीस की कैलकुलेशन में 10,000 गुना ज़्यादा फ्रूटफुल है। वो लाइफ को स्ट्रॉन्ग कर देगी, सस्टेनेबल कर देगी, अचीवमेंट लाने की योग्यता देगी। उसमें ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, ऐसे ऐसी कहानियाँ हैं, ऐसे ऐसे कथाएं हैं कि हम सब उसके सामने कुछ भी नहीं परेशानियाँ झेले, और हमें आसानी से उसको एग्जाम्पल के तौर पे, उदाहरण के तौर पे उसका उदाहरण एक्सेप्ट करके, एडॉप्ट करके अपनी लड़ाई खुद लड़नी चाहिए। तो मैं तो ये कहूँगा कोई भी हो, हर एक की प्रॉब्लम वो खुद सॉल्व करेगा। जैसे हम लोग देखते हैं, वैसे एड टीवी में एड को ज़्यादा ध्यान से देखता हूँ, तो जैसे मैंने कहा कि माउंटेन ड्यू डर के आगे जीत है, वैसे कहीं एक स्क्रिप्ट हमने पढ़ी थी, ताले जहाँ बनते हैं ना, चाबियाँ वहीं बनती हैं। मतलब समस्याएं जहाँ होती हैं ना, समाधान भी वहीं होता है। तो हम सबको अपने आप पे काम करना चाहिए। अगर हम अपने आप पे काम करेंगे तो हम हर एक चीज़ सक्सेस कर सकते हैं, और बाकी पे बिलीफ जितना है ठीक है, सोसाइटी है, लेकिन कुछ बड़ा करना है ना तो अपने आप पे काम करना पड़ेगा, और अपने आप पे काम जो करेगा वही जो चाहिए, अपनी चाहतों की जिंदगी जी सकता है वो। अच्छा, हाँ, तो भैया मैंने ना, देखिए मैं बोलता हूँ हमेशा कि मैं जो सर्वे कर रहा हूँ पता नहीं कितना सच होता है, लेकिन आप ही उसको सत्यापित कर सकते हैं। युवाओं के लिए आप कर रहे हैं, गरीबों के लिए आप कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप जिस समाज से आते हैं, आप जिस कुल से आते हैं, ब्राह्मण समाज से आते हैं, मेरे पास ऐसे खबर आई थी कि ब्राह्मणों के लिए जो कर्मकांडी ब्राह्मण हैं उनके लिए भी आपने कुछ प्लान बना के रखा है, और वो आप उस पर भी आप काम कर रहे हैं। ब्राह्मण आज वेद पाठशाला में जरूरी नहीं कि ब्राह्मण परिवार के बच्चे ही जाते हैं, हर कौम के बच्चे जाते हैं। वहाँ जाने के बाद सनातन का नियम है, जाति है ही नहीं, मेरा ऐसा मानना है। जाति 3 ही प्रकार की है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये 3 जातियाँ हैं। जो भी सात्विक जीवन जीता है वो ब्राह्मण है। जो व्यक्ति भी सात्विक जीवन में अपना जीवन निर्वाह करता है वो ब्राह्मण है। तो वैसे लोगों को आज सनातन में या धर्म में उनको व्यवस्था देना हम लोगों की जिम्मेदारी भी है। मैं ऐसा मानता हूँ कि मैं डीजीएस परिवार एक राजा का जीवन जी रहा है, हमारे घर के बच्चे भी राजा के परिवार में पल रहे। तो वहाँ पे जैसे हम पहले के महाभारत, रामायण या कोई कथा देखते थे तो वहाँ पे प्रजा मंत्री की व्यवस्था होती थी, तो वैसे पंडितों की व्यवस्था एक ज्ञान के लिए अनिवार्य है। तो मैं ऐसा प्राथमिकता देता हूँ हर कार्य में कि उनकी उपस्थिति अनिवार्य होनी चाहिए। कोई भी कार्य हो उनकी उपस्थिति के बिना ना होना चाहिए। मेरा मतलब मैं उनको ये महत्व देता हूँ। और ऐसा आपका मानना है कि कहीं मंदिर बना के उनके लिए रोजगार का कुछ केंद्र, ये प्रोसेस मेरा ड्रीम है कि मैं अपने मेरा, आपने अच्छा छेड़ दिया, ये मेरा सोच है, कहीं से आया था। ये मेरा सोच है कि मैं हर अपार्टमेंट में ना एक मंदिर, एक गौशाला दूँ। तो एक एटलीस्ट उस गौशाला इसलिए दूँ क्योंकि जब समुद्र मंथन हुआ था ना, तो समुद्र मंथन में 14 रत्न की उत्पत्ति हुई थी। उसमें से माँ लक्ष्मी की उत्पत्ति हुई थी, उसमें से गाय की उत्पत्ति हुई थी, ऐरावत हाथी की उत्पत्ति हुई थी, घोड़ा की उत्पत्ति हुई थी। तो ये 14 रत्न ऐसे हुए थे, उसमें से एक रत्न गाय थी। तो मैंने गाय के बारे में बहुत पढ़ा है कि हमारे यहाँ बहुत हल्ला होता है गाय के लिए। तो गाय
में सारे देवताओं का वास होता है, और गाय जिस भी स्थान पे रहें वो स्थान निरंतर पवित्र हो जाता है। तो जब पवित्र हो जाता है तो वहाँ पे कोई भी व्याधा नहीं आती है। जैसे अभी आपकी ऑफिस है ना, तो सिक्योरिटी गार्ड के आसपास में एक छोटी गाय आप रख दीजिए, एक चारा का बकेट रखवा दीजिए, कितना खर्चा आएगा? लेकिन कॉर्पोरेट वाले ऐसे मानेंगे नहीं ना। कॉर्पोरेट वाले भोजन करते कि नहीं करते? नहीं, वो आपकी ये सही है। हमारा आपका व्यक्तिगत स्वार्थ है कि हमको बड़ा बनना है तो कॉर्पोरेट में जाना है। हमारा सनातन धर्म अपने आप में एक बहुत बड़ा लेकिन कॉर्पोरेट भैया है। आप बताइए, अगर हम जहाँ पे रहते हैं, एग्जाम्पल आप जहाँ रहते ये हैं, आज अभी देखिए, ये हम सबको ना समय भी पता चलेगा और 30 साल 50 साल के बाद पता चलेगा, और हम उस कल्चर में जाएंगे जब हम बहुत ग्रसित हो जाएंगे, बहुत कष्टित हो जाएंगे, हमारे बाद की पीढ़ी के, तब ये एक्सेप्ट करेगी, वो हाँ वो तो है। ये करेगी। लेकिन जब उनकी पतन हो जाएगी, वो उससे पतन से उनको एक मैसेज मिलेगा, महसूस हो जाएगा, तो करेंगे वो, ऐसा नहीं। लेकिन ये बहुत अनिवार्य है और होना चाहिए। आप हर प्रोजेक्ट में एक गाय, गौशाला, और आप एक मंदिर और एक पुजारी। तो मंदिर से पुजारी से क्या कनेक्शन? मंदिर में जैसे हम सुबह शाम नाश्ता करते, भोजन करते, हमारा स्नान व्यवस्था होता है, मंदिर की भी साफ सफाई होगी, तो उसके लिए पुजारी जी चाहिए। स्नान भगवान को कराना है, उनका भगवान का आरती हवन पूजा ही उनका ब्रेकफास्ट है, तो वो पंडितों के माध्यम से ही मिलेगा, आचार्यों के माध्यम से ही तो आप मिलेगा। बोल रहे हैं कि उन आचार्य का जो ब्राह्मण जो होंगे, जो पूजा कराएंगे, वो मेंटेनेंस में ऐड हो जाएगा? मेंटेनेंस में नहीं ऐड होगा। हमारी मतलब संस्था है, हमारी एक संस्था है, वहाँ संस्था से उनको वेतन आएगा। अच्छा। लेकिन हमारा कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट होगा कि वो निरंतर चलता रहेगा। हमारी एक संस्था है जो सिर्फ ब्राह्मणों के लिए काम करेगी, जो भी पूजा पाठ करेंगे उनके लिए ये सहयोग होगा। अच्छा, हाँ, ये क्योंकि ये कॉन्सेप्ट मैंने कहीं सुना था, ये मेरा कहीं से ये वाया मेरा वाया ड्रीम मैंने- है। हाँ, मेरे जीवन का सबसे हमारे जब जीवन का जब बहुत हमारी बड़ा टीम ड्रीम। आपकी खोज कर रही थी, तो कुछ खोज मेरे पास आए थे, उसमें ये खोज आया था कि हर एक प्रोजेक्ट में एक मंदिर देना है, और उस मंदिर में एक ब्राह्मण पुजारी रखना है, और उसका आपके ट्रस्ट के थ्रू पेमेंट जाएगा। इससे क्या है, वो मल्टीप्लाई होते जाएंगे, और लोगों का काम होगा, घर से निकलेंगे तो पूजा करते हुए निकले। सुबह शाम जब जहाँ पे भगवान का नाम होगा, जाप होगा, पूजा होगी, तो वहाँ पे जो ग्रह दोष होते हैं ना, कुछ तो कुछ छट जाते हैं, ये बिलीफ है, और उसका असर आता है। मैं चाहूँगा कि मैं जहाँ घर बना के दे रहा हूँ वहाँ ये व्यवस्था दूँ, तो लाइफ टाइम तक लोगों को व्याधा नहीं आए, कष्टित ना हो, लोग सुखी परिवार रहे, तो उनका लाइफ टाइम तक हमको ब्लेसिंग मिलेगा। अच्छा भैया, आप बिल्डर है, तो आपको इस सवाल का ज़्यादा नॉलेज होगा। किसी प्रोजेक्ट में जैन मंदिर होना, प्रोजेक्ट फटाक से बिक जाता है, और किसी प्रोजेक्ट में नॉर्मल मंदिर होना, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें कुछ डिफरेंस आपको लगा? नहीं, कभी आपके पास ऐसा प्रपोजल आया? प्रपोजल ऐसा निरंतर आते रहता है, हमारा इंटेंशन ऐसा नहीं है। हम लोग कॉमन रहते हैं, लेकिन कम्युनिटी वाइज कोई जैन डेवलपर्स हैं या उनको टेस्ट है, तो उनको ये लगता है कि हमारी कम्युनिटी इस तरह से रहनी चाहिए, क्योंकि उनका खान पान, कांदा लहसुन लगभग 95% फैमिलीज नहीं खाती हैं, तो उनका आचार विचार मिलता है, तो उनको लगता है कि भाई हम सब फेस्टिवल करें, खान पान हो, तो सब चीज़ें इस तरह की हो, तो इसलिए उनका ऐसा थॉट होता है। लेकिन हमने कभी ऐसा, हमारे मन में विचार नहीं है, हमारे लिए तो सब एक समान है। भैया आखिरी सवाल, एकदम आखिरी सवाल। काफ़ी समय दिया आपने और काफ़ी अच्छा लगा। मुझे लग रहा है कि बहुत सी ऐसी बातें होंगी जो लोगों को पता चली होगी इस पॉडकास्ट के थ्रू, बिंदास बोल विद गौरी शंकर के साथ, और हमारे लिए भी नया नया सीखना है, और आपके लिए भी नया था ये चैनल पे आना। तो लास्ट आखिरी सवाल यही है कि आपको लगता है कि आपकी लाइफ या आपके बिजनेस के बारे में कोई ऐसी बात है जो मैंने आज तक कहीं शेयर नहीं की, और एक्सक्लूसिव मैं इस पॉडकास्ट पे शेयर कर रहा हूँ? कोई ऐसी बात? मैं शेयर तो नहीं किया, लेकिन वो फॉलो करता हूँ कि जैसे मुझे कोई, जैसे मैंने कह तो दिया बहुत आसानी से, डर के आगे जीत है, माउंटेन ड्यू, और कोई डिसीज़न लेना है तो आज मुझे डिसीज़न लेना है, तो डिसीज़न लेना है तो उसका रिस्क कितना है, तो उस समय का जो कॉन्फिडेंस होता है ना, वो कॉन्फिडेंस का ओरिजिनल ऑरा ना हम अपने आप तक रखते हैं, हम कभी किसी को बताते नहीं। अंदर का जो डर है ना, वो अंदर दफन रखते हैं, हमारा जो आत्मविश्वास है हम उसको बाहर निकालते हैं, और उसके ऊपर से गो हेड करते हैं, तो हम वो किसी को बताते नहीं। वो सक्सेस के बाद ही लोगों को पता चलता है, क्योंकि वो रिस्क अगर हम बता देंगे ना, तो बहुत से लोग ऐसे होंगे, यार रिस्क है, रिस्क है, रिस्क, वो डर पैदा होता है। तो हमने कहा ना, वो डर के आगे जीत है, तो वो हमारे अंदर उतर चुका है, तो हमको जहाँ डर आ गया ना, वहीं हमको अपॉर्चुनिटी दिखती है कि बस अब अगला अपना ही लाइफ है, वहाँ पे अपनी मंजिल है। तो मैं वो किसी के साथ मैं शेयर करने जैसी चीज़ भी नहीं है, क्योंकि वो पर्सनल यूएसपी है, वो अपने अंदर की एक पर्सनल है। वो होने के बाद आप भले किसी को कहो यार मैंने उस टाइम पे ये सोचा था, तो उस टाइम में लोगों को ये नहीं ध्यान रहता कि आपने क्या सोचा था, लेकिन आपने जब डिसीजन लिया था ना, उसमें सिर्फ आपको ध्यान रहता है कि उस समय आपकी स्थिति क्या थी।
तो वो स्थिति सिर्फ ना फैमिली मेम्बर जानता है, ना टीम मेंबर जानता है, ना कंपनीज के कोई लोग जानते हैं, ना कोई शेयर होल्डर जानता है, ना कोई हमारा परिवार जानता है। वो डिसीजन मेकिंग के टाइम पे जब डिसीजन होता है उस टाइम पे हमें अपने आप पे कॉन्फिडेंस, हमारा अंदर का डर हमको संभाल के बैलेंस बना के डिसीजन लेना। तो वो हम लोग वो मैं तो किसी को नहीं शेयर करता, मतलब मैं उस टाइम पे मेरा खुद का एक डिसीजन लेके गो एड करता। धन्यवाद भैया। तो आज का ये मेरा जो एपिसोड था जिसमें बिंदास बोल विद गौरी शंकर में एक युवा उद्यमी, एक व्यापारी जो उत्तर प्रदेश के कुंवरपट्टी प्रयागराज से निकलकर मुंबई के गोरेगांव में अपनी नॉर्मल एजुकेशन किए हैं, वहाँ से निकलकर नालासवारा, वसई, विरार करते हुए मलाड, गोरेगांव, मुंबई के उपनगर, अब बांद्रा और वर्ली, प्रयागराज, लखनऊ, हर जगह पे प्रोजेक्ट चल रहा है। मुंबई उपनगर में एक जो जनता का मानना है कि एक बोलबाला था अलग अलग कास्टिज्म का, वो सब खत्म करके डीजीएस ग्रुप एक उभरते हुए सितारे की तरह एक अलग हर जगह हर एक डेवलपमेंट में आगे आ रहा है, जिसका सबसे बड़ा मार्केटिंग और मैं बोल सकता हूँ सेल्स का नॉलेज और सबसे ज़्यादा अच्छे से कम्युनिकेट करके जो लोगों तक मैसेज देने का काम है वो श्री ईश्वर देव शुक्ला जी का है। मैं हमेशा मेरी चैनल की तरफ से इन्हें ढेर सारा साधुवाद, ढेर सारी बधाइयाँ देना चाहूँगा। ऐसे ही जीवन में वो तरक्की करते रहे, आगे बढ़ते रहे। धन्यवाद। आप सब देखते रहिए बिंदास बोल विद गौरी शंकर, और जितना अच्छा लगे उतना इनकी कहानियों को सुनने के लिए, युवाओं के लिए, लोगों के लिए आगे शेयर करो और लोगों को तो दिखाइए। धन्यवाद। नमस्कार।